बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आईने के सामने खड़ी थी। आज मैं अपने चेहरे को बगौर देख रही थी। दुनिया वाले सच ही कहते थे कि मैं बेहद हसीन लड़की हूँ। खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, सतुआ नाक और भरे भरे गुलाबी होंठ। लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखा करते थे। मैं कभी भी अपने हुस्न पर इतराई नहीं थी। मुझे तो इतराक ही नहीं था कि मैं इस कदर खूबसूरत हूँ। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि मेरी ऐनी बड़ी प्यारी है। तब मेरी दादी तंजिया हंस दिया करती थी। वो कहती, इतनी प्यारी होने का क्या फ़ायदा जब ये घर बसाने के काबिल ही नहीं। मैं अक्सर ये बात सुना करती थी और सोचती थी कि आखिर दादी मेरे बारे में ऐसा क्यों कहती हैं। मैं घर क्यों नहीं बसा सकती। एक दिन अम्मी मेरे बालों में तेल लगा रही थी तो कहने लगी, मेरी चांद सी बेटी है तू। बार बार का सुना जुमला मैंने फिर से दोहराया था और बोली, अम्मी क्या करना है इस हुस्न का जब मैं घर बसाने के काबिल ही नहीं। अम्मी के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो बेहद उदास हो गई थी। आंखों में आंसू भी आए थे जो उन्होंने मुझसे छुपा लिए थे। कहने लगी, एनी तुम ये सब क्या कह रही हो। खबरदार जो आज के बाद ये बात अपने मुंह से भी निकाली तो। मैं बोली, अम्मी ये सब मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने तो दादी के मुंह से ही सुना है। वो तो मुझे हमेशा ही ऐसा कहती है। फिर आप ही तो मुझे समझाती हैं कि बड़े हमेशा ठीक कहते हैं। यह बात सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी, मैंने तुमसे गलत कहा था। ये बात झूठी है। बड़े हमेशा सच नहीं कहते। वो अक्सर गलत बात भी कह जाया करते हैं। लेकिन तमीज़ का तकाजा यही है कि बंदा चुप करके उनकी बात सुन ले। मैंने सर हिला दिया तो फिर ये बात आई गई हो गई थी। दादी का इंतकाल हो गया तो फिर कभी मेरे सामने ये जुमला किसी ने नहीं दोहराया था कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। इसलिए ये बात मेरे जहन से बिल्कुल ही मिट गई थी। बचपन हाथ से गया तो जवानी की दहलीज पर कदम रखा। आंखों ने सपने बुनने शुरू कर दिए थे। यही लगता था कि मुझे कोई बहुत ही प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा, जैसे कि मेरी सहेलियों को मिले थे। अम्मी भी अब मुझे घरदारी सिखाने लगी थी। वो यही कहा करती थी कि काम सीख लो, अगले घर जाकर सुखी रहोगी। मैं उनकी बात पर अमल किया करती थी। एक दिन अब्बू घर आए तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। अम्मी से कहने लगे, नसरीन जल्दी करो, एनी को तैयार कर दो, इसका रिश्ता देखने के लिए लोग आने वाले हैं। अम्मी कहने लगी, जावेद कैसे लोग हैं, लड़का कैसा है। अब्बू मुस्कुरा दिए और कहने लगे, तुम ये रिश्ता देखकर खुश हो जाओगी। मैंने अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा है ना, वो लाखों में एक है। मैं भी अपने कमरे में बैठी ये सारी बातें सुन रही थी। दिल बड़ा खुश हो गया था। खैर शाम में मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ गए थे। अब्बू ने कहा कि तुम कमरे में आकर खुद लड़के को देख लो। मुझे शर्म आ गई थी, मगर फिर अम्मी कहने लगी कि जब तुम्हारा बाप इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मान लो उसकी बात। मैंने सर हिला दिया था। मैं कमरे में गई तो एक नज़र लड़के पर डाली थी। वो बड़ा खूबरू सा था। मुझे देखकर मुस्कुराया भी था। लड़के के वालिदैन कहने लगे कि हमें तो आपकी लड़की बहुत प्यारी लगी है, हम तो चाहते हैं कि अभी रस्म हो जाए। अब्बू मुस्कुराने लगे और बोले, भाई साहब मैं आपको किसी किस्म की गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। दरअसल हमारी एक ख़ानदानी रिवायत है कि हम अपनी लड़कियों को यूं ही किसी को नहीं दे देते। अगर आप इस बात की हामी भरें कि आप बच्ची को 50 लाख रुपए दे देंगे तो हम ये रिश्ता बखुशी कबूल कर लेंगे। ये बात सुनकर मैं और अम्मी दंगी रह गई थी। अम्मी कहने लगी, जावेद। अब्बू ने अम्मी को खामोश रहने का इशारा किया था। लड़के के वालिद कहने लगे, जावेद साहब आपको भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं। ये जो रकम आपने बताई है हमारे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। हम ये रकम देने के लिए तैयार हैं, आप बस शादी की तैयारियां करें। ये बात सुनकर अब्बू बेइंतहा खुश हो गए थे। जब लड़के वाले वापस चले गए तो अम्मी ने अब्बू के सामने एतराज़ किया था। वो कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया। हमने अपनी बेटी ब्यानी है या बेचनी है। शादी के बाद तो इसकी ससुराल में कोई इज्जत ही नहीं होगी। वो तो यही कहेंगे कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें बेचा हुआ है। अब्बू कहने लगे, नसरीन तुम भी कैसी अजीब बातें करती हो। खुदा ना खास्ता हम क्यों अपनी बेटी को बेचने लगे। मैंने बहुत दूर की सोची है। जैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, वैसे ही मेरा भी यही अरमान था। अमीर लोगों में बच्ची की खुशी के लिए ही ब्याया जाता है, मगर ऐसे लोगों में यह ऐब होता है कि ये बीवियां ऐसे बदलते हैं जैसे लिबास बदल रहे हों। हक महर ज़्यादा रखा है, वो हमारी बेटी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। अम्मी अब्बू की बातें सुनकर मुतमईन हो गई थी। लड़के वालों ने हमें तैयारी के लिए महज 1 महीने का वक्त दिया था। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था क्योंकि बकौल अब्बू के उन लोगों के पास पहले से ही खुदा का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। उन्हें हमारी किसी शय की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुश थी कि शादी हो जाएगी। वो लड़का भी मुझे पहली नज़र में ही अच्छा लग गया था। मैंने बहुत से सपने सजाए थे, बहुत अरमान थे मेरे दिल में। मैंने सोचा था कि अपनी सारी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम कर दूंगी,
उसका ख्याल रखूंगी, उसे प्यार दूंगी, उसकी हर बात मानूंगी। अम्मी भी उठते बैठते मुझे घरदारी के दर्स दिया करती थी। वो मुझे यही समझाया करती थी कि हम जिस माशरे में रहते हैं ये मर्दों का माशरा है। मर्द अगर कुछ गलत कर भी दे तो औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। अगर औरत मर्द के सामने बोल दे तो वो बुरी बन जाती है। मेरी बेटी, तुम यही याद रखना कि अगर अपना घर बसाना है और अपने शौहर के दिल पर राज करना है तो कभी उसके सामने उफ मत कहना, और जैसा कहे उसकी हर बात में मानना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। मैं अम्मी को यकीन दहानी करवाती थी कि आप फिक्र न करें, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी मुतमईन हो जाया करती थी। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी हो गई थी। एक मुख्तसर सी तकरीब में मेरा निकाह जमाल से हो गया था। वो खुश दिखाई दे रहा था और उसे देखकर मैं हवाओं में उड़ रही थी। उसने सबसे नज़र बचाकर धीरे से मेरी तारीफ भी की थी। वो कहने लगा, तुमसे ज़्यादा हसीन लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। मैं मुस्कुरा दी थी। ऐसा लगता था कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने तो खुद से यह अहद भी कर लिया था कि अगर मेरा शौहर मुझे कभी डांट भी देगा तब भी मैं उससे नहीं रूठूंगी। खैर, रुखसती का वक्त आया तो मैं अम्मी के गले लगकर बड़ा रोई थी। मेरी माँ मेरी दोस्त थी, उससे जुदाई का सोचकर ही दिल परेशान हो गया था। खैर, मैं अपने ससुराल आ गई थी। मेरा इस्तकबाल बड़े प्यार और मान से किया गया था। चंद रस्में हुई, उसके बाद मुझे और मेरे शौहर को कमरे में भेज दिया गया था। जमाल ने मुझे मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी पहनाई थी। वो कहने लगा, तुम्हें पाकर मैं खुद को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। मेरा जी चाह रहा था कि मैं भी उससे कह दूँ कि मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरी माँ की दुआएं मुझे लग गई हैं, जो मुझे इतना प्यारा शौहर मिल गया है। मगर मैं ये सब बातें शादी की पहली रात ही कह ना पाई थी। मैंने सोचा कि मेरा शौहर क्या कहेगा कि लड़की तो बहुत तेज़ है, इज़हार मोहब्बत के लिए अभी उम्र पड़ी है। मैंने सोचा था कि जब मैं अपने पहले बच्चे को जन्म दूंगी तब जमाल का हाथ पकड़कर कहूंगी कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। तब तक मैं अपने जज्बात दिल में रखने का कसद किए बैठी थी। जमाल अभी मेरी तारीफें ही कर रहा था कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जमाल हैरान हुआ और बोला, इस टाइम कौन आ सकता है? खैर, उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही मेरी सास और ससुर थे और उनके पीछे अब्बू थे। मैं बोली, अब्बू आप यहाँ? अब्बू कहने लगे, मैं तुमसे बात करने नहीं आया, मैं जमाल को कुछ दिखाने आया हूँ। जमाल कहने लगा, क्या हुआ अंकल, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? अब्बू उसका हाथ पकड़कर उसे एक साइड पर ले गए थे। तब मैं अपनी सास से बोली, आंटी क्या बात है, अब्बू क्यों आए हैं? मेरी सास ने मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा था और मेरी बात का जवाब तक न दिया था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, पर मैं चुप कर गई और सामने देखने लगी थी। अब्बू ने हाथ में उनका मोबाइल पकड़ा हुआ था और वो कोई चीज़ मेरे शौहर को दिखा रहे थे। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मगर फिर थोड़ी देर बाद जमाल और अब्बू कमरे में वापस आ गए थे। जमाल का चेहरा जरद पड़ चुका था। मैं बोली, क्या हुआ जमाल? फिर अब्बू से इस्तफसार किया कि आपको क्या हो गया है, अचानक से यहाँ आने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? अब्बू ने मुझे अफसोस से देखा और कहने लगे, एनी, जमाल एक अच्छा लड़का है, मैं इससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। इतना कहकर अब्बू चुप कर गए थे। जमाल कहने लगा, एनी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जमाल ने 3 तलाकें मेरे मुंह पर मारी थी, जबकि मैं तो लरजने लगी थी। ऐसा लगा जैसे अभी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाऊंगी। अब्बू ने आगे बढ़कर मुझे सहारा देने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ झटक दिया था। सब कुछ बड़ी तेज़ी से हुआ था। मेरा दिमाग ये सब समझने से बिल्कुल कासिर था। अब्बू मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आए थे। घर में दाखिल हुई तो अम्मी ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया था। वो कहने लगी, आ गई मेरी बेटी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं तो जल कर रह गई थी। वो तो मुझसे ऐसे आम से अंदाज में पूछ रही थी जैसे कह रही हूँ, आ गई मेरी बेटी स्कूल से। मैं एकदम से पट पड़ी थी और चीखने लगी थी। मैं बोली, अब्बू, आपने मुझे तलाक क्यों दिलवा दी? आपने मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया? अगर नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो तो मुझे ना ब्याहते, मगर यूं रुखसती के बाद तलाक क्यों करवा दी? अम्मी आगे बढ़ी और कहने लगी, एनी, अपने बाप के साथ तमीज़ से बात करो। मैंने अम्मी की जानिब देखा और बोली, आपको अब भी लगता है कि मैं इनसे तमीज़ के साथ बात करूंगी? इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया पूरे जग में। अम्मी बोली, एनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा बाप दिया है जो तुम्हारी खुशियों की खातिर डट गया। खुद ही सोचो, अगर कोई लड़की अपने मैके आकर अपने शौहर की बुराई करे और बताए कि शौहर मारता भी है और ख़र्चा भी नहीं देता, तो वालिदैन उसको ये कहकर वापस भेज देते हैं कि बेटी, अब तो जो होना था हो गया है, शादी एक बार ही होती है, अब तुम्हारा शौहर जैसा भी है उसके साथ गुजारा करो। लेकिन तुम्हारा बाप बड़ा गैरतमंद निकला।
जावेद को पता चला कि लड़का अच्छा नहीं है। जमाल की बहुत सी लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे और वो नशे की बुरी लत में भी मुब्तला था। वो तुम्हें कभी भी खुश ना रख पाता, इसीलिए तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। ये सब बातें सुनकर भी तलाक का दुख मेरे दिल से नहीं गया था। मैं बोली, ये सब चीज़ें अब्बू को बहुत पहले पता करवा लेनी चाहिए थी। मेरी शादी से पहले ये सब कुछ पता करवा लेते तो कम से कम मेरी जिंदगी तो तबाह ना होती। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। रात भर मैं रोती रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरा दिल चकनाचूर हो गया था। मेरी आंखों के सामने से तो जमाल की शक्ल ही नहीं हटती थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने उसे पाकर खो दिया था। कोई मुझ जैसा भी बदकिस्मत हो सकता है भला। खैर, सुबह अम्मी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती रही थी, मगर मेरा तो किसी की शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैं सबसे कट कर रह गई थी। मैंने खुद को अपने कमरे तक ही महदूद कर लिया था। मेरी शादी को ख़त्म हुए 1 महीना हो गया था, मगर मेरी ज़िंदगी में अभी तक कुछ भी पहले जैसा नहीं हुआ था। सब कुछ बिखर कर रह गया था। अम्मी वक्तन फ़वक्तन मुझे समझाती रहती थी। वो मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरी बेटी, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम गम न करो। जमाल तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है, ये अच्छा ही हुआ। जब उनके समझाने से भी मेरा दिल न बहला तो अब्बू ने कहा कि हाँ, मैंने की किसी अच्छी जगह शादी कर देंगे। खुशियाँ मिलेंगी तो ये जमाल को भूल जाएगी। सच कहूँ तो मैं भी जमाल को भूल जाना चाहती थी। अब्बू मुझे दोबारा मिलने से तो रहा। सो इस बार अब्बू ने मेरे लिए आसिफ का रिश्ता ढूंढा था। ये लड़का भी बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। अब्बू ने 50 लाख रुपए की शर्त रखी थी। लड़के वालों ने मेरे हुस्न को देखकर ये शर्त भी मान गए थे। मैंने शादी से पहले फ़कत इतना ही कहा था कि अब्बू, इस बार लड़के की छानबीन कर लीजिएगा। मेरा घर दूसरी बार टूटा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अब्बू कहने लगे, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, सब अच्छा ही होगा। खैर, मेरी शादी का दिन आया था। मैंने आसिफ के लिए अपने दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं रखे थे। मैं अपनी पहली शादी की नाकामी की वजह से डर गई थी। मेरा निकाह आसिफ से पढ़ा दिया गया था। मैं उसके साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी। शौहर के कमरे में बैठकर मैंने उसे पहली बार गौर से देखा था। वो बिलाशुबा एक प्यारा लड़का था। हम दोनों के दरमियान अभी कोई बात भी नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा बजा था। आसिफ ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा बाप खड़ा था। अब्बू को देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरे दिल में खदशात ने सर उठा लिया था। अब्बू ने आसिफ को कमरे से बाहर बुलाया था। मैं भी बाहर की जानिब बढ़ी थी। अब्बू ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और आसिफ को कुछ दिखाने लगे थे। आसिफ के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो वापस कमरे में आया तो कहने लगा, ऐनी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ ऐनी। मैंने बेयकीनी से अब्बू की जानिब देखा था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले गए थे। घर जाकर मैं बिल्कुल चुप सी हो गई थी। मैंने उनसे फ़कत इतना पूछा था, अब्बू, इस बार मेरी शादी क्यों टूटी? अब्बू कहने लगे, मेरे हाथ आसिफ के काले करतूतों के सबूत लग गए थे। उसने जितना भी पैसा कमाया है सब का सब हराम का है। मैंने उससे कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। देखो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं बोली, अब्बू, आपको हर बार सबूत बाद में ही क्यों मिलते हैं? अब्बू कहने लगे, तो फिर क्या हुआ? इसमें तो हमारा कोई नुकसान नहीं है ना, हमारा तो फ़ायदा ही हो जाता है। मैं बोली, कैसा फ़ायदा? अब्बू कुछ न बोले। अब एक बार फिर से उदासी ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं शादी के मुतालिक सोचूंगी भी नहीं। शायद मेरी किस्मत में ये खुशी लिखी ही नहीं है। मैं पहले से भी ज़्यादा तन्हा और उदास हो गई थी। कुछ अरसे बाद अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, ऐनी, तुम्हें तन्हा देखती हूँ तो मेरा दिल जलता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियाँ मिलें। मैं उदासी से मुस्कुरा दी और बोली, अम्मी, आपके चाहने या ना चाहने से क्या हो जाएगा? खुशियाँ नसीब में लिखी नहीं हों तो कैसे मिलेंगी? अम्मी ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा था। वो कहने लगी, खबरदार, जो आज के बाद अपने मुंह से मायूसी की बातें निकाली, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। मैं तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी अम्मी के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, मगर उनके मुंह से शादी का जिक्र सुनकर मैं तो जैसे अपने हवास ही खो बैठी थी। मैं बोली, खबरदार, खबरदार, जो आपने मेरी शादी का जिक्र भी किया तो मैं शादी नहीं करूँगी। मैं खुद को मार लूँगी अगर किसी ने मुझे ब्याहने के मुतालिक सोच भी लिया तो। अम्मी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं इस तरह से बात करूँगी। वो भी डर गई थी, इसीलिए चुप कर गई। उस दिन के बाद हमारे घर में मेरी शादी का जिक्र तक नहीं हुआ था। यूं ही करते कराते पूरा साल गुजर गया था। लोग कहते हैं कि वक्त में हर गम का मरहम होता है। ये बात मैंने सच साबित होते हुए देखी थी। मेरी नाकाम शादियों को 1 साल बीत गया था।
गम हल्का हो गया था। अब मैं जिंदगी की जानिब लौट आई थी। इर्द गिर्द पर मेरी तवज्जो जाने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे घर के हालात पहले से बहुत अच्छे हो गए थे। अब्बू सारा सारा दिन घर नहीं आते थे। रात गए वो वापस लौट कर आते। ज़्यादातर तो दूसरे शहर काम के सिलसिले में गए होते थे। मैं अम्मी से पूछती कि अब्बू किस काम के सिलसिले में गए हैं, तो वो कह देती कि तुम्हारे अब्बू के बॉस उनकी अमानतदारी से बड़े मुतासिर थे, इसीलिए उन्हें तरक्की दे दी। ओहदा बड़ा है, तनख्वाह भी ज़्यादा है, मगर साथ ही साथ उन पर बेइंतहा जिम्मेदारी भी आन पड़ी है, इसीलिए अब वो मसरूफ़ ही रहते हैं। मैंने सर हिला दिया था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, जब अम्मी भी मेरे पास ही आकर खड़ी हो गई थी। वो कहने लगी, क्या पका रही हो एनी? मैं बोली, कुछ नहीं, अभी तो सोच ही रही थी। अम्मी कहने लगी, आज तो तुम पुलाव बना लो। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अम्मी ने डब्बे से चावल निकाले और उसे चुनने लगी थी। तब मैंने महसूस किया था कि अम्मी कुछ बुझी बुझी सी थी। मैं बोली, अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी ने अपना माथा पकड़ लिया था। वो कहने लगी, मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से चक्कर आ रहे। मैं जल्दी से आगे बढ़ी। इससे पहले कि मैंने पानी का गिलास पेश करती, मेरी अम्मी नीचे गिरी और बेहोश हो गई थी। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। जल्दी से मोहल्ले में निकली और मदद के लिए लोगों को बुलाने लगी। 2 पड़ोसी लड़कों ने मेरी हेल्प की थी। वो मेरे साथ अम्मी को अस्पताल ले आए थे। डॉक्टर ने बताया था कि अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि आप उन्हें वक्त पर ले आई हैं, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत बीत गई थी। चंद दिन लगे अम्मी को बेहतर होने में और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वो घर वापस आ गई थी। मैंने अम्मी से पूछा कि आपकी तबीयत अचानक क्यों बिगड़ गई थी। तब अम्मी कहने लगी कि तुम्हारी फिक्र लगी रहती है हर घड़ी मुझे। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैं चाहती हूं कि तुम मेरी जिंदगी में ही शादी कर लो। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं अम्मी, अब तो कभी आप ऐसा सोचिएगा भी मत। अम्मी के चेहरे पर गुस्सा छा गया था। वो कहने लगी, क्यों क्यों ना सोचूं मैं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ऐसे कहते ही वो जमीन पर गिर गई थी। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। जल्दी से अम्मी को अस्पताल लेकर गए थे, तो कहीं जाकर उनकी तबीयत संभली थी। यानी अब यह तय हो गया था कि अम्मी की सेहत मेरी शादी से मशरूत है। मैं ब्याह करूंगी तो वो ठीक रहेंगी, नहीं तो उन्हें कुछ हो जाएगा। मैंने अपनी माँ की जिंदगी की खातिर एक बार फिर से अपनी ज़ात को दांव पर लगा दिया था। मेरी तीसरी बार शादी हुई थी, बहुत अमीर घराने में। यहाँ भी मेरे रिश्ते के एवज 50 लाख रुपए मांगा गया था। एक बार फिर से मैंने कहा कि बंधन में बंध कर अगले घर चली गई थी और शादी की रात ही अब्बू अपना मोबाइल लेकर मेरे ससुराल पहुंच आए थे। मेरे शौहर को उन्होंने कुछ दिखा दिया था और उसने मुझे तलाक दे दी। अब्बू खुश दिखाई दे रहे थे। वो मुझे घर वापस ले आए। मैं घबरा रही थी कि आज जब अम्मी को मालूम होगा कि मेरी तीसरी तलाक हो गई है तो वो जान से जाएंगी। मैं घर पहुंची तो अम्मी ने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया था। उनके चेहरे पर किसी किस्म का कोई मलाल नहीं था। कहने लगी, मेरी बेटी की बहुत जगह है मेरे घर में। इस बार मैंने भी कोई हंगामा नहीं किया और अपने कमरे में आ गई थी। अब मैं आईने के सामने खड़ी अपना सरापा देख रही थी। बिलाशुबा में बहुत हसीन थी, मगर आज से पहले मुझे कभी अपने हुस्न का इदराक नहीं हुआ था। क्या फ़ायदा इतने हसीन होने का जब मैं घर बसा ही नहीं पाई। ये बात सोचते ही मेरे जहन में दादी की बात गूंजी थी। वो कहा करती थी कि तुम घर बसा नहीं पाओगी। यानी ये बात तो मेरे बचपन से तय थी। मुझ पर इंकिशाफ हुआ था। आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोचा था कि अब चुपचाप घर वालों की सरगर्मियों को देखूंगी। मैंने महसूस किया था कि अम्मी मेरी तलाक के बाद भी मुतमईन है, जबकि अब्बू अब घर में रहते ही नहीं थे। वो सारा सारा दिन घर में शक्ल नहीं दिखाते थे। मेरी हर तलाक के बाद वो ऐसा ही करते थे। पहले तो मैं यही समझती थी कि एहसास जुर्म उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। शायद वो मुझसे शर्मिंदा हूं, जब तो अपनी शक्ल नहीं दिखाते। लेकिन अगर उन्हें किसी किस्म का अफसोस होता तो वो बार बार मेरी तलाक क्यों करवाते। खैर, अब मैंने महसूस किया था कि हमारे घर के हालात पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। ये बात वाज़ेह थी कि मेरी तलाक के बाद जो 50 लाख रुपए मिले थे वो अब्बू के पास ही थे। मैं ये सोचती थी कि आखिर अब्बू के मोबाइल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरी तलाक हो जाती है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो जाता था। मैं हर हाल में उस राज तक पहुंचना चाहती थी। इसीलिए एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। अम्मी खुश हो गई थी कि शायद मैं मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौट आई हूँ। इसीलिए उन्होंने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया और कहा कि हाँ ठीक है, तुम खाना बना लो। मैंने खाना बनाया और जब तकसीम करने लगी तो अब्बू की प्लेट में मैंने नींद की दवाई डाल दी थी, क्योंकि मेरी तलाक के पीछे छुपा जो भी राज था वो अब्बू के मोबाइल में था और जागते वक्त में तो वो मुझे अपने मोबाइल को हाथ कभी भी नहीं लगाने देते। इसीलिए मैंने उनको नींद की दवाई दे दी थी। अब्बू ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। तकरीबन रात 1 बजे के करीब मैं अपने वालिदैन के कमरे में गई। मुझे उम्मीद थी कि अब्बू गहरी नींद में सोए होंगे। जब मैंने अंदर कदम रखा तो अम्मी भी सो रही थी और अब्बू भी। मैंने अब्बू के मोबाइल को उठाया,
खोलने की कोशिश की तो उस पर लॉक लगा था। शुक्र ये था कि फिंगरप्रिंट लॉक था। मैंने अब्बू का हाथ पकड़ा और मोबाइल पर उनका अंगूठा रखकर लॉक खोल लिया था। मैंने जल्दी से गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक किया था। वहां पर एक वीडियो देखकर मैं दंग रह गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी माँ थी। वो एक कमरे में खड़ी थी और डांस कर रही थी। उसके इर्द गिर्द तमाशबीन बैठे थे। अम्मी जैसे जैसे रक्स करती, तमाशबीन उन पर नोटों की बारिश कर रहे थे। ये चीज़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं हैरान सी खड़ी थी कि मेरी अम्मी जाग गई। मैंने अम्मी की प्लेट में नींद की दवा नहीं डाली थी, इसीलिए वो बेदार हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे से बाहर ले गई थी। मैंने अब्बू का मोबाइल उनके सामने रखा और बोली, ये क्या है, मुझे अभी बताएं। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, ऐनी, तुमने ये क्या ढूंढ लिया? मैं बोली, अम्मी आज मैं किसी किस्म का कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आप मुझे बताएं कि ये सब क्या है। अम्मी कहने लगी, ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक राज है। मैं बोली, अम्मी आज मैं हर किस्म का राज जानना चाहती हूँ। अम्मी रोने लगी थी। वो कहने लगी, ऐनी, मैंने एक कोठे में आंख खोली थी। मैं एक तवाइफ की बेटी थी और तवाइफ की बेटी के मुकद्दर में भी तवाइफ बनना ही होता है। मैं नाच गाना करती थी। एक दिन तुम्हारा बाप हमारे कोठे में आया। उसने मुझे पसंद कर लिया और कहने लगा कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे इज्जत की ज़िंदगी देगा। मैं खुश हो गई थी और सोचा कि शायद वाकई मुझे इज्जत की ज़िंदगी मिल जाए। मगर जब वो मुझे ब्याह कर ले आया तो मेरी सास ने मुझे धुतकार दिया था। वो कहने लगी कि ऐसी औरतें घर नहीं बसा पाती, ये तुम्हें बहुत जल्द छोड़कर चली जाएगी। जावेद पहले पहल तो मुझसे प्यार करता था, मगर फिर उसका दिल मुझसे भर गया। वो मुझे तलाक दे देना चाहता था, मगर फिर मैं हमला हो गई। फिर मेरे घर में तुम्हारी पैदाइश हो गई। यानी जावेद एक दिन मुझसे कहने लगा कि नसरीन, तुमसे ब्याह किया है, तुमने आज तक मुझे कोई फायदा नहीं दिया। आज शाम मैं अपने चंद दोस्तों को लेकर आऊंगा, तुम उनके सामने रक्स करना, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बहुत रोई। मैंने इनकार किया, मगर मेरी नहीं सुनी गई। अब जावेद पैसों के एवज मुझे लोगों के सामने नाचने का कहता था। इनकार करती तो तलाक की धमकी दे देता। तलाक मेरी कमजोरी थी। मैं तलाक लेकर कहाँ जाती? जावेद ने तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, मेरे लिए यही बहुत था। मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो तुमसे भी मुनाफा कमाना चाहता है। वो तुम्हें 50 लाख के एवज ब्याह देता और शादी की पहली रात तुम्हारे शौहर को मेरी डांस वाली वीडियो दिखाकर कहता कि मेरी बीवी तवाइफ है। उसने आज मुझे बताया कि ऐनी मेरी बेटी नहीं है। नसरीन को तो उसके बाप का पता भी नहीं है। ये एक बुरी औरत की बेटी है, इससे जान छुड़वा लें। यूं तुम्हें तलाक दिलवाकर जावेद पैसा ले लेता और उसे अपनी याशी में इस्तेमाल करता। आजकल वो फिर से कोठों के चक्कर लगा रहा है। एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी सिर्फ पैसों के एवज खराब कर रहा था। मैं बोली, अम्मी, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी रोने लगी और बोली, जावेद ने कहा था कि मैं ऐनी को वहां बेच आऊंगा जहां से मुझे लेकर आया था। तुम समझ रही हो ना, वो अपनी सगी बेटी को कोठे पर बेच देने की धमकी दे रहा था। ऐसे मर्द से हर चीज की तवक्को की जा सकती है। मैं तो सर तपा लरस कर रह गई थी। मेरा बाप बहुत बेगैरत इंसान निकला था। उसने पैसे के लालच में मेरी माँ की जिंदगी भी तबाह की और अब मुझे भी तकलीफ दे रहा था। मैं बोली, अम्मी, आपको अब्बू का साथ मंजूर है? अम्मी कहने लगी, उसको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा, आप फिक्र न करें। मैंने अब्बू की खुफिया तिजोरी खोली और उसमें जितने भी पैसे पड़े थे वो निकाल लिए। अपना सामान पैक किया, अपनी डिग्री ली, अम्मी का हाथ पकड़ा और अब्बू के घर से निकल गई थी। मैंने एक घर किराए पर ले लिया था क्योंकि मैं अपने साथ पैसा लाई थी। ये शुक्र है कि अब्बू ने मुझे अच्छी तालीम दिलवा दी थी। उसके पीछे भी उसका कोई मकसद छुपा होगा। खैर, ये तालीम मेरे काम आई और मुझे एक ऑफिस में जॉब मिल गई। मैं और अम्मी अभी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं चाहती तो अपने बाप को सजा दिलवाती, अदालतों में घसीटती, मगर अब मुझे जहनी सुकून चाहिए था, इसलिए मैंने मूव ऑन कर लिया। खैर, मेरी जिंदगी की अजियत बिलाखिर खत्म हो गई। अब मैं अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मगर मेरे सगे बाप ने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं इस चीज को दिल से भुला नहीं पाती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।